Hello students, welcome to Sarkari Students Classes. This is Rudra Pratap Chaudhary, student of the India's #1 university as well as the Institute of Eminence by the Government of India, the Kashi Hindu Vishwavidyalaya, formerly known as the Banaras Hindu University. हम लोग ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब आप YouTube पे पढ़ने जाते हैं तो और आप किसी एक टॉपिक को सर्च करते हैं तो आपको आता है कि ये 300 क्वेश्चन रट लीजिए, ये 400 क्वेश्चन रट लीजिए, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 200 क्वेश्चन रामबाण है, इसको रट लीजिए तो किसी भी एग्जाम में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इस टाइप से आपको वीडियोस आते हैं। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बेसिक्स की जानकारी देता होगा। दोस्तों, पहले का वो समय चला गया जब किसी भी वैकेंसीज की 1 से 2 एग्जाम्स होते थे, उसमें क्वेश्चंस वेरिएशंस नहीं आते थे। परंतु अब सीबीटी में क्या होता है, सीबीटी में एक वैकेंसी की 40 से 50 एग्जाम्स होते हैं। उसमें क्या होता है, क्वेश्चंस में वेरिएशंस इतने आ गए हैं कि आप किसी भी कोई भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट से 300 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन रट लेंगे तो उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। इसका बारे में इसकी संभावना एकदम से 100 में 99% है कि इसमें वो क्वेश्चन नहीं ही आएंगे। तो जब मैं भी इस टाइप से क्वेश्चन को सर्च करने जाता था, टॉपिक को सर्च करने जाता था टीचिंग प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी। तो इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के उद्देश्य से मैं ये चैनल को लेके आया हूँ आपके समक्ष, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही जीके जीएस का एक बहुत ही बेसिक बुक के बारे में। लूसेंट को हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में। कोशिका विज्ञान के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पाते हैं कि टीचर्स आते हैं वो 200 तो 300 क्वेश्चन रट के सुना के चले जाते हैं। आप लोग सुन लेते हैं, ना आपको कुछ फ़ायदा होता है, ना उनको कुछ समझ में आता है, ना आपको समझ में आता है, ना उनको कुछ फ़ायदा होता है, और आप लोग बेवकूफ़ टाइप का बन जाते हैं और आप लोगों को फाइनली जो है बुक से ही पढ़ना होता है। तो मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म सोचा कि क्यों ना छात्रों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए जो बहुत ही बेसिक्स की जानकारी देता हो, ऑथेंटिक जानकारी देता हो, और डायरेक्ट जिस बुक को आप पढ़ने वाले हैं उसी बुक से आपको पढ़ाएं। जैसे आप 5 साल पहले जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, एक पार्टिकुलर बुक को रिकमेंड किया जाता है और उसी बुक को पूरा पढ़ाया जाता है कि कैसे आपको पढ़ना है। उसके अंदर का जो चीज़ें हैं, जो मटेरियल्स है, वो तो आपको ही पढ़ना होता है, लेकिन उसमें टीचर्स ये गाइड करते हैं कि आपको पढ़ना क्या है पार्टिकुलर एग्जाम के लिए और छोड़ना क्या है, और किस टाइप से आपको चीज़ों को याद करना है और किन चीज़ों को छोड़ना है। आपके एग्जाम के लिए कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज़ उससे कम इंपॉर्टेंट है, और दूसरे एग्जाम के लिए कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उद्देश्य से मैंने ये लूसेंट की सीरीज चलाई है। ये अपने आप में ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे यूनिक है, और आपको ये सारी चीज़ें इस टाइप की जब तभी मिलेंगी जब आप उन चैनल्स की पेड कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे, आप उनको पैसे देंगे, तभी वो इस टाइप से पढ़ाएंगे। तो मैंने बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए ये मटेरियल्स प्रोवाइड कराए हैं, इस टाइप की मेथोलॉजी को आपके सामने लाए हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग लूसेंट की बायोलॉजी सेक्शन का कोशिका विज्ञान सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज। तो हम लोगों को सामने है कोशिका विज्ञान, जीवद्रव। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, तो हम सभी जानते हैं कि जीवद्रव का नामकरण पुरकिंजो के द्वारा सन 1839 में किया गया था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है जीवद्रव्य क्या होता है, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, वो क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म एक तरह से रंगीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है जो सारी जैविक क्रियाओं इसी के द्वारा होती है, और ये जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। और जीवद्रव को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, और ये केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जिसको कोशिका के अंदर होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो केंद्रक के अंदर होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक द्रव्य मिलकर बना होता है किससे, तो ऑक्सीजन से, कार्बन से, हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन से होता है, मिलकर बना होता है। कंपोजिशन आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है 10+2 लेवल के एग्जाम्स के लिए। इसमें 80% भाग जल होता है। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात ये आप रट सकते हैं, 81:19 का होता है। अब हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कोशिका क्या होता है। तो कोशिका जो
सेल होता है वो जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी या कोशिका के विज्ञान अध्ययन का विज्ञान कहते हैं और जिसकी खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। आपको सन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है 10+2 लेवल के एग्जाम के लिए। और सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्म गैलियोसेप्टिमा की होती है, ये आप को रटना है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तारीख रटने की कोई जरूरत नहीं है। कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें क्या होती है ये आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कम डेवलप होता है, यूकैरियोटिक अधिक डेवलप होता है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक प्लांट में होता है, यूकैरियोटिक एनिमल्स में होता है। प्रोकैरियोटिक में जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में उसमें से नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में जितनी भी चीज़ें पूछी जाएंगी अगर कंपैरिजन में तो आपको उसमें हाँ कर देना है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो है वो कम डेवलप्ड होती है, यूकैरियोटिक ज़्यादा डेवलप्ड होती है। तो कोई भी ज़्यादा डेवलप्ड की चीज़ें जो होंगी उसके बारे में आपको यस करना है, किसमें? यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में नो करना है। ये सब ट्रिक्स होती है, आपको हर चीज़ आप याद नहीं रख सकते हैं। ये ह्यूमंस की साइकोलॉजी होती है, आप सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते हैं। कुछ चीज़ कॉमन सेंस के आधार पर भी क्वेश्चन को बनानी पड़ती है। तो प्रोकैरियोटिक जो है वो चूंकि प्लांट में होता है तो वो सेलुलोज का बना होता है। यूकैरियोटिक एनिमल्स में होते हैं तो ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नीचे का टेबल आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रहा है तो थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन इसमें रटने वाली कोई चीज़ें नहीं है। कॉमन सेंस के आधार पर आप इन सारी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग मेन पार्ट्स ऑफ सेल्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि सेल के कितने पार्ट होते हैं। तो सेल के अंदर सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेंट्रोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है, और प्लास्टिड होता है, वैक्यूल्स होता है, और न्यूक्लियस होता है। इसमें हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है? तो कोशिका भित्ति एक तरह से जैसे आप जानते हैं कि भित्ति का पहले के ज़माने में घर हुआ करता था, मिट्टी का एक टाइप से बनाया जाता था मिट्टी का घर, उसको भित्ति बोलते हैं। सेल वॉल भी कोशिका भित्ति को बोलते हैं। तो ये केवल पादप में पाया जाता है। और ये क्यों होता है? तो एक निश्चित आकार देने के लिए होता है, शेप देने के लिए होता है। जिस तरह से घर बनाते हैं तो उसको घर को शेप देते हैं, इसी तरह कोशिका भित्ति का यूज होता है यही कि ये सेल को एक आकार देता है। बस इसके बारे में इतना ही जानना है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन, मतलब एक पर्दा टाइप का। जिस तरह से घर में पर्दा होता है, दीवार होता है, उसके बाद पर्दा होता है, उसी तरह सेल में भी एक पहले दीवार होता है, उसके बाद पर्दा होता है, उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसका यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। इसके आर पर आधा आधा देख सकते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। पर्दा का भी काम वही होता है, उसी तरह से कोशिका झिल्ली का भी काम वही होता है। तारकाय क्या होता है? सेंट्रोसोम क्या होता है? इसकी खोज बोबड़े ने की थी, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बारे में जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। तारकाय के अंदर 1 या 2 कण जैसी रचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करती है। ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप रटना चाहे तो थोड़ा याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह एक ओर से केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर से कोशिका कला से संबंध होता है। और इस जालिमा के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी नलिका लगी होती है जिसे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम कहते हैं ईआर का मुख्य कार्य उन सभी वस्तुओं का व प्रोटीनों का संचरण ट्रांसपोर्टेशन करना है जो विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका का मतलब होता है कि ये सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है उनको बनाने के लिए जो चीज़ें होती है उनका आदान प्रदान करने का काम होता है। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। और ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, ये कॉमन सेंस से याद होगी। अगर आप चाहेंगे कि इसे रट ले तो ये पॉसिबल नहीं है, जो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे जिसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में की थी। साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, सन इंपॉर्टेंट नहीं है। पादप कोशिकाओं में तथा जी पैलाडे ने 1955 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था। 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA नामक
अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है या प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात ये प्रोटीन का उत्पादन करती है। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही एक लाइन है राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट ये है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है, राइबोसोम को तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी इंपॉर्टेंट है, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस टॉप चैप्टर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो इसकी खोज अल्टमैन ने 1866 में की थी। आपको तारीख याद करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होता है, पदार्थों का कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का शक्ति की पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए जो होता है वो आपको एक तो सेल के न्यूक्लियस में होता है और दूसरा कहाँ होता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और तीसरा हरित लवक में होता है। ये अनदर इंपॉर्टेंट। गोल्जी काय के बारे में आप रटेंगे तो इसमें के बारे में तो सिर्फ इतना ही थोड़ा सा रटने की जरूरत है। किस प्रकार गोल्जी काय जो है यातायात प्रबंधन भी कह सकते हैं। जो मटेरियल्स का यूज होते हैं सेल्स के अंदर को चीज़ें बनाने में, उसका ये प्रबंधन का काम करता है, मैनेजिंग का काम करता है। ये कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में कहाँ कहाँ भेजनी है उसका काम करता है गोल्जी बॉडी। इसके बारे में इतना ही है। अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, वो है लाइसोसोम, जिसे आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइड वेसल्स कहते हैं। इसका काम ये होता है, इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। या इसकी संरचना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। जो चीज़ें ज़्यादा हो जाती है उसका भक्षण करना है और उसको बाहर निकालना है, तो उसको लाइसोसोम का ये काम होता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अगर लाइसोसोम लाल रक्त कण आरबीसी में पाया जाएगा तो आप ही सोच के देखेंगे कि अगर उसमें पाया जाएगा तो जब ये भक्षण करेंगे तो इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो कहाँ निकालेगी, तो आरबीसी डिस्टर्ब हो जाएगा, आरबीसी में ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्तनधारियों के राइबोसोम, तो प्राणियों के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता? अगर पाया जाएगा तो उसमें जो भक्षण करेंगे, जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा, उससे आरबीसी डिस्टर्ब होंगे। उसमें ऑक्सीडेशन का जो आरबीसी में जो ऑक्सीडेशन होता है, जो हीमोग्लोबिन उससे जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ के हमें एनर्जी मिलती है, उसका काम डिस्टर्ब होगा। इसीलिए स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम इस तरह से आप याद करेंगे कि नहीं पाया जाता है। तो इससे आप कोडिंग करने में आपको आसानी पड़ेगी और आप चीज़ों को यूनिकली जो है याद कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज लवक, जिसे प्लास्टिड भी कहते हैं अंग्रेजी में। यह 3 प्रकार का होता है, एक हरित लवक और एक अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद होता है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह हरे रंग का होता है और यह प्लांट में प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, इसमें भोजन बनता है, आप सभी को पता है। पत्तियों का रंग पीला, उसमें कैरोटीन के निर्माण हो जाने के कारण होता है। वर्णी लवक क्या होता है? यह रंगहीन लवक है। यह वहाँ होती है जहाँ पे प्रकाश जो है नहीं पहुँच पाती है, जनरली प्लांट के जड़ों में होती है और जहाँ भोजन संग्रह होता है वहाँ पे होती है। और लास्ट है वर्णी लवक। वर्णी लवक मतलब इसमें कलर होते हैं, कलर वाले क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन लवक होते हैं। ये प्राय लाल, पीले नारंगी रंग के होते हैं और ये उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे प्लांट्स में कलर वेरिएशन होता है। कलर वेरिएशन कहाँ होता है? तो फ्लावर्स में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, सीड्स में होते हैं, तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं। और वर्णी लवक के अन्य एग्जाम्पल हैं, जिसमें वर्णी लवक डेट मीन्स जिसमें कलर्स होते हैं। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, इसमें कलर्स होते हैं। तो टमाटर में लाइकोपीन के कारण वो रेड होता है, गाजर में कैरोटीन के कारण वो येलो होता है, चुकंदर में विटामिन के कारण वो चुकंदर कलर का होता है। अब चलते हैं रसघानी की। रसघानी जो है कोई निर्जीव रचना होती है जिसमें तरल पदार्थ भरी होती है, परंतु पादप कोशिकाएं प्रायः बहुत बड़ी और केंद्र में होती है। अब अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और या तो कई इस तरह से कहे कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेल चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम ये जानेंगे कि सेल के अंदर क्या होता है। सेल के अंदर
सेल के अंदर जो होता है वो कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। तो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है वो केंद्रक के अंदर धागे नुमा टाइप में लंबा टाइप का कुछ पदार्थ बिखरा होता है। उसको क्या कहते हैं? उसको क्रोमैटिन कहते हैं। और क्रोमैटिन जब सेल का विभाजन होता है उस समय सिकुड़ जाती है और मोटा हो जाती है। तो उस समय इसको क्या कहते हैं? उस समय ये जो धागे होते हैं वो सिकुड़कर छोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है, तब इन्हें गुणसूत्र कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि प्राणियों में गुणसूत्र अलग अलग संख्या में होते हैं। जैसे मानव में 23 होती है जोड़ा, चिंपैंजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि मानव में कितने जोड़ा क्रोमोसोम्स होते हैं, चिंपैंजी में कितने होते हैं, बंदर में कितने होते हैं। और जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र कब होते हैं? जब ये सेल डिवीजन का टाइम होता है उस समय जो क्रोमैटिन होता है वही गुणसूत्र में बदल जाते हैं, उन्हीं का नाम गुणसूत्र पड़ जाता है। और गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक द्रव्य के अंदर जो धागे नुमा संरचना होती है उसे क्रोमैटिन कहते हैं। और यही क्रोमैटिन जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तब इन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। और प्राणियों में अलग अलग टाइप नंबर के गुणसूत्र हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और इन गुणसूत्रों के ऊपर के अंदर एक गाढ़ा रंग का जेली टाइप का जो मटेरियल होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम की सिलेबस को देखते हुए। और इन्हीं गुणसूत्रों के ऊपर जीन्स होती है जिसमें हमारी आनुवांशिक इन्फॉर्मेशन होती है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है। इसी वजह से पूरी दुनिया में हर एक लोग एक दूसरे से डिफरेंट है इसका जो कारण होता है वो यही जीन्स होती है। और ये जो नंबर ऑफ जीन्स वेरी करती है गुणसूत्रों के, जो जीन्स डिपेंड करते हैं गुणसूत्र पे। और गुणसूत्र जो है वो अलग अलग नंबर्स में होते हैं हर एक प्राणियों में। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़। तो केंद्रक के हमने क्या सीखा कि केंद्रक जो है केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य के अंदर धागे नुमा टाइप में एक संरचना होती है उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। और यही क्रोमैटिन जब सेल का डिवीजन होता है, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें जितना सेल होता है बड़ा होने के उसमें सेल में डिवीजन होकर सेल्स की संख्या बढ़ती है। तो जब सेल्स का डिवीजन होता है तो उस सेल्स के डिवीजन के टाइम यही क्रोमैटिन जो है वो गुणसूत्र में चेंज होते हैं। वो यही जो धागे होते हैं जिन्हें हम क्रोमैटिन बोल रहे हैं, ये धागे मोटे होते हैं, संकुचित होते हैं ताकि संकुचित होते हैं और मोटे होते हैं ताकि इन्हें एक दूसरे में बढ़ सके आसानी से। और तो इन्हें गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, जो धागों की जो मोटाई होती है इनकी एक फिक्स नंबर होती है। हर एक स्पीसीज के सेल के अंदर जो होती है धागे क्रोमैटिन जो गुणसूत्र होते हैं उसकी एक अलग अलग संख्या होती है। संख्या आपको याद करना बहुत ज़रूरी है इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। और मानव में 23 जोड़ा होता है, चिंपैंजी में 24 जोड़ा होता है, बंदर में 21 जोड़ा होता है। या फिर इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मानव में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 पीस या 46 जोड़ा। तो इस टाइप से आपको देखना है कि 23 जोड़ा होता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू 46 होता है। और उसके बाद है इस टॉपिक में इस चैप्टर में डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बना कर लाऊंगा। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। और यदि हमारी बेसिक्स की जो नॉलेज है वो आपको अच्छी लग रही है तो आप जो भी स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट इस बार आ रहे हैं, जो इस बार 10th के एग्ज़ाम देंगे, 12th के एग्ज़ाम देंगे, उससे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में कुछ नहीं पता है और उन्हें बेसिक्स नॉलेज चाहिए, उनके द्वारा जो उस फील्ड में टॉप पे जा चुके हैं। जैसे नाउ वी आर द स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और वन ऑफ द मोस्ट इमिनेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड टॉप रैंकर यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो आपको उस तरह से पढ़ना है कि जिस तरह से टॉपर्स पढ़ते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बेल आइकन को दबा सकते हैं कि जब भी मैं कोई नया चीज़ अपडेट करूं तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। और जो आपको जान पहचान में कोई आपका फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव हो जो बेसिक्स की नॉलेज चाहिए उसको कि कहाँ से कैसे पढ़े, रट्टा मार ज़िंदगी से अलग, क्योंकि रटने से आप किसी भी एग्ज़ाम्स में को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अभी के समय में, क्योंकि इतने नंबर्स में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, क्वेश्चंस में इतने वेरिएशंस आ रहे हैं। तो इसके वजह से आपको बेसिक्स क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो आप उनको आप उस टाइप के स्टूडेंट्स को या रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को हमारे चैनल का लिंक सजेस्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल्स को सजेस्ट कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक बटन दबा सकते हैं। और इसके पीछे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है हमारी स्पीकिंग से, हमारी और किसी की प्रॉब्लम चीज़ से, और आपको कोई नॉलेज चाहिए तो आप हमारे चैनल के वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको हमारे स्पेशल 500 स्टूडेंट्स की एक स्पेशल टीम्स के द्वारा आपको टाइम टू टाइम गाइड की जाएगी, जब तक आप फाइनली कहीं पे जॉब के लिए सिलेक्शन ना हो जाए आपका, या फिर आप जो आपका टारगेट है वो आपका कंप्लीट ना हो जाए। उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आपको टॉप फैकल्टीज के द्वारा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो फैकल्टी है जो टॉप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा अगर आपको सजेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कोई भी चीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।